नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपको पता होगा राजस्थान के अंदर जन आधार 2.0 लॉन्च हो चुका है और अभी उसके अंदर बहुत सारे बदलाव, बहुत सारी चीजें हुई है। बैक एंड में भी अप्रूवल के प्रोसेस में भी चेंजेस हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में जितने भी ऑप्शन है, अभी नए वाला जो पोर्टल 2.0 आया है उसके ऊपर जो है 10 ऑप्शन है जन आधार कार्ड के अंदर। और उन 10 ऑप्शन का क्या क्या यूज है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस किस स्थिति में कौन सा आपको ऑप्शन यूज करना है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और समझ लिया तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपको जन आधार कार्ड का काम करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। उल्टा आप सामने से कस्टमर को बुला के जन आधार कार्ड का काम करोगे और अपनी इनकम को बढ़ाओगे। तो सिंपल चीज, वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर आप नए मित्र संचालक हो तो आपके लिए जानकारी बहुत जरूरी है। ध्यान से समय निकल के इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप सब कुछ अच्छे से समझ सके। तो बढ़ेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, तो आप देख सकते हैं जन आधार कार्ड राजस्थान सरकार की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो जन आधार कार्ड जो 2.0 आया है उसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी है। तो सबसे पहली जो जानकारी है वो क्या रहने वाली है उसके बारे में बात करते हैं हम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है डिलीट मेंबर का ऑप्शन जो है जन आधार पोर्टल के ऊपर आता है और इसका यूज क्या है इसको समझते हैं। तो इसमें केवल मृत्यु के आधार पर प्रमाण पत्र लगा हो तभी डिलीट करना है, यानी कि डिलीट मेंबर तभी होगा जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा। उस स्थिति में विशेष ध्यान दे, विवाह के कारण, गुमशुदा के कारण या फिर जो अन्य किसी कारण से मेंबर को डिलीट नहीं करना है। यानी किसी की शादी हो जाती है, कोई गुमशुदा हो जाता है या फिर कोई और कारण है तो डिलीट मेंबर का ऑप्शन यूज नहीं होता है। ये ऑप्शन मात्र यूज होता है ओनली फॉर किसी की डेथ हो जाती है, उस स्थिति में उसका नाम रीड करने के लिए यूज होता है। उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे। बढ़ते आगे ऐसे ही हर एक ऑप्शन को डिटेल में समझेंगे। तो पूरे संयम के साथ में वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और पसंद है तो लाइक करना और कोई सवाल और हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। बढ़ते आगे तो यहाँ पर जो दूसरा जो है चेंज HOF यानी कि चेंज हेड ऑफ फैमिली, यानी कि परिवार के मुखिया को बदलने की प्रक्रिया जो ऑप्शन है उसका क्या यूज है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंतर्गत जन आधार कार्ड में जुड़ा परिवार का कोई सदस्य मुखिया बनने योग्य हो तभी चेंज करना है। यानी कि किसी के परिवार का मुखिया तभी चेंज किया जा सकता है जब उस परिवार के अंदर कोई व्यक्ति मुखिया बनने के लायक हो। उसके बिना तो कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जैसे महिला मुखिया बन रही है तो उसकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए कंपलसरी, और उसका बैंक खाता जुड़ा हुआ होना चाहिए और आधार KYC भी उसकी हो रखी होनी चाहिए, तभी वो मुखिया बन सकती है। और परिवार में कोई महिला सदस्य नहीं है, उस स्थिति में पुरुष भी मुखिया बन सकता है और उसकी उम्र 21 साल से अधिक होना जरूरी है और उसका भी बैंक खाता और जो KYC वगैरह सारी चीजें अपडेटेड होनी चाहिए, तभी वो जो मुखिया बन सकता है। तो ये जानकारी हो गई हेड ऑफ फैमिली चेंज करते या फिर मुखिया कौन बन सकता है उसके बारे में। तो उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे। बढ़ते आगे तो अगली जो अपडेट वो आती है डिलीट हेड ऑफ फैमिली। परिवार के मुखिया को डिलीट करने की जरूरत कहाँ पड़ती है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें भी मृत्यु के आधार पर ही मुखिया डिलीट करे। अगर मृत्यु हो जाती है तो ही मुखिया को डिलीट करना है, तो डिलीट नहीं करना है। यह सुनिश्चित कर ले कि जन आधार कार्ड में कोई मुखिया बनने योग्य सदस्य हो और उसकी डिटेल बिंदु संख्या 2 में जो बताया था, जैसे उसकी जो है उम्र पूरी होनी चाहिए, इसके अलावा उसका बैंक अकाउंट अपडेट होना चाहिए, इसके अलावा उसकी KYC होनी चाहिए, उसको जो है उस अनुसार मुखिया बनाया जा सकता है। अगर मुखिया की डेथ होती है उसी स्थिति में डिलीट हेड ऑफ फैमिली होगा। बढ़ते आगे चौथे ऑप्शन में 10 से 12 पॉइंट है, तो वीडियो थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन लास्ट तक देखिए, आपको बहुत जो है यहाँ पर 10 से 12 पॉइंट होने वाले, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी पड़ेगी लेकिन आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको यहाँ पे 10 से 12 पॉइंट होने वाले, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर बनेगी लेकिन आपके लिए बहुत सारी जानकारी है इस वीडियो के अंदर, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो बढ़ते आगे फैमिली ट्रांसफर। अगर फैमिली ट्रांसफर करनी हो तो उसका क्या यूज है। तो इसमें 2 स्थिति में आवश्यक रूप से ट्रांसफर सदस्य अप्रूव कर देवे। जब या तो किसी का विवाह हो जाता है, विवाह हो जाने की स्थिति में तो वहां पर जो है उसका फैमिली ट्रांसफर हम करते हैं कि लड़की का उसके पेयर पक्ष से ससुराल पक्ष के अंदर नाम ट्रांसफर होता है, फैमिली ट्रांसफर होती है। दूसरी कंडीशन बताइए, परिवार सदस्य माता पिता सास ससुर को RGHS लाभ दिलाने हेतु। और तीसरी स्थिति के अंतर्गत मानवीय पहलुओं को ध्यान रखते हुए कोई महिला नाता प्रथा या अन्य कारण से बच्चों को छोड़कर चली गई है या बच्चे अनाथ है, उस स्थिति में भी दादी नानी में ट्रांसफर हो रहे हो तो उनका भी जो है आपको उचित दस्तावेज के साथ में जो है मिलान करके ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि क्या बताया, मानवीय कारण भी कुछ रहते हैं जो कि सिस्टम नहीं समझते उनको, तो उसका भी ध्यान देना है जो अप्रूव करता अधिकारी है उनको। और एज ए मित्र संचालक आपको ध्यान देना है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट लगे। तो जैसे कई बार होता है कि कोई महिला है, कोई बहू है, वो गवर्नमेंट जॉब में
और जब गवर्नमेंट जॉब में कोई व्यक्ति होता है उसके मम्मी पापा को भी जो लाभ मिलता है RGHS का, यानी फ्री इलाज का जो गवर्नमेंट देती है। तो वो लाभ अपने सास ससुर को दिलाना चाहती है तो वो जो है उनको अपने फैमिली में ला सकती है, उनको ट्रांसफर करवा सकती है, ये प्रोसेस होता है। इसके अलावा किसी की मम्मी अगर नहीं है, चली गई है तो वहाँ पे नाता प्रथा के कारण भी कोई बच्चा अनाथ है तो उनको भी जो है उनके दादा दादी या नाना नानी के जनाधार में ट्रांसफर किया जा सकता है। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो उम्मीद करूँगा ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते आगे तो यहाँ पर जो 5वें नंबर पे आता है स्प्लिट फैमिली। इसमें NFSA के कारण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के कारण, RGHS लाभ के कारण और अन्य मानवीय उचित कारण जिसमें दस्तावेज अपलोड हो तो आप जो है स्प्लिट कर सकते हैं वेरीफाई करके। तो कई बार क्या होता है, मान लीजिए फैमिली में जो है 2 से 3 भाई है और NFSA का लाभ लेने के लिए जो किसी की मान लो गाड़ी है तो वो बंदा फिर क्या करता है, गाड़ी वाले को NFSA का लाभ नहीं मिलता तो उसका अलग राशन कार्ड बना लो तो फैमिली स्प्लिट हो जाती है, उसके लिए रहता है। इसके अलावा जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए भी कुछ लिमिट रहती है, परिवार की इनकम काउंट होती है। किसी व्यक्ति की इनकम ज्यादा है तो वो जो अलग हो सकता है जनरल में से, और RGHS में भी सेम ऐसे कुछ रूल्स है। तो उसके लिए जो है फैमिली को स्प्लिट करके अलग अलग 2 जनरल कार्ड बनाए जा सकते हैं। बढ़ते आगे 6ठे नंबर पॉइंट के ऊपर, तो एनरोलमेंट, जनाधार कार्ड एनरोलमेंट कौन करवा सकता है, इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको नहीं होगी, मैं आपको 100% बोल सकता हूँ। अगर है तो कमेंट करके बताइएगा, वो पहले से ही पता था। तो इसके अंतर्गत सर्वप्रथम सदस्य राजस्थान का निवासी होना कंपलसरी है और कम से कम 6 महीने की अवधि से आपके क्षेत्र में निवास कर रहा हो। कई बार क्या होता है, कोई बाहर रहते हैं और यहाँ पे जनाधार कार्ड बनाना चाहते हैं, फिर उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर बताया कि 6 महीने से कंटिन्यू राजस्थान में रहना चाहिए, आपके गाँव में रहना चाहिए, तभी उसका जनाधार कार्ड अप्लाई हो सकता है। और ये नियम जो है किन के ऊपर लागू नहीं है, तो अगर कोई ऐसे व्यक्ति जिसकी कोई जॉब है, कोई IAS है, IPS है या फिर IRS है, तो उस स्थिति में अगर कहीं और उनका जो जॉब है तो उस स्थिति में जो है ये नियम लागू नहीं है। तो वहाँ पर जो है वो अगर 6 महीने वाली अवधि को लागू नहीं भी होते तो भी जो है बनवा सकते हैं। ये कुछ चीजें, बाकी जो 20 दस्तावेज की सूची है उसमें से उनके पास में दस्तावेज भी होना जरूरी है। बढ़ते आगे 7वें नंबर पॉइंट, तो एडिटिंग के बारे में। तो एडिटिंग के मामले में भी एक नई अपडेट है, तो आप ध्यान से समझिएगा। तो इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, फीमेल, मेल फीमेल फोटो अपडेट के पुराने केस पेंडिंग हो तो उनको रिजेक्ट करना है। यानी कि जो भी बेसिक डिटेल है, नाम हो गया, मेल फीमेल हो गया, जेंडर हो गया, फोटो हो गया, इनको अगर अपडेट करने के लिए कोई रिक्वेस्ट आई हो तो रिजेक्ट हो जाएगी। क्योंकि अभी जो है नए प्रोसेस के हिसाब से आधार से ये डेटा फेच किया जा रहा है, उसके लिए जो है इनको एडिटिंग में भी जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको सेंड बैक आ जाएगा। दोबारा से आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आपने पहले बिना आधार के कर दिया तो आधार कार्ड से ऑटोमेटिक हो रहा है अभी। तो EKYC के माध्यम से ही संभव है, उसके लिए जो है आप कमेंट लिख के उसको सबमिट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ये शिक्षा के स्तर में, व्यवसाय में अपडेशन है, और राशन कार्ड नंबर वगैरह जुड़ाना हो, PPO वगैरह है, भूमि की श्रेणी है, दिव्यांग है, तो उसके लिए जो है विवाह पंजीकरण वगैरह है तो उसमें संबंधित दस्तावेज को देख के अप्रूव किया जा सकता है। तो संबंधित दस्तावेज आपको अपलोड करना पड़ेगा। बढ़ते आगे 8वें नंबर पॉइंट के ऊपर, तो ऐड मेंबर। तो ऐड मेंबर में भी जो एक बहुत ही जबरदस्त जो चीजें बताई गई है, तो ध्यान से समझिएगा। सदस्य जोड़ने में अधिकांश प्रकरण 5 साल से छोटे बच्चे का नाम जुड़वाने संबंधित आते हैं। यानी कि अधिकांश जो है 5 वर्ष से कम की उम्र के बच्चे होते हैं उनका नाम जुड़ा जाता है। और आपको भी मैं एक चीज कहूंगा, 5 वर्ष से पहले बच्चे का नाम जुड़वा दीजिए जनाधार कार्ड के अंदर, वो जो है मात्र जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ जाएगा। अभी नए नियम के हिसाब से 5 वर्ष से ऊपर होने के बाद में आधार कार्ड कंपलसरी रहेगा। यहाँ पर भी यही बात बताई गई, जिनके जन्म प्रमाण पत्र में जन आधार जोड़ने पर वेरीफाई कर दे, जिससे ऑनलाइन शो हो जाएगा, RGHS स्कूल वगैरह के लिए उनका काम आ जाएगा और वो चीज हो जाएगी। तो 5 वर्ष से कम का बच्चा है तो जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उसका नाम ऐड किया जा सकता है, ये भी यहाँ पे बताया हुआ है। बढ़ते आगे 8वें नंबर पॉइंट के ऊपर, बढ़ते आगे 9वें नंबर पॉइंट के ऊपर, तो फैमिली इनकम के बारे में बताया गया। तो इसमें विशेष ध्यान देना, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। तो इनकम साल में एक ही बार अपडेट हो सकती है, बार बार अपडेट नहीं कर सकते आय प्रमाण पत्र के आधार पर, क्योंकि परिवादी को जब पेंशन की लाभ लेना होता है तब तो 40-45 हजार का आय प्रमाण पत्र बना लेता है, अपडेट कर देता है अपने जन आधार कार्ड के अंदर। और आय प्रमाण, और जब उसको कोई ना कोई लोन चाहिए होता है, कोई ना कोई गवर्नमेंट का लाभ लेना होता है, तो वहां पर जो है 2 से 4 महीने के बाद ही वो जो है बैंक इत्यादि कोई योजना का लाभ लेने के लिए अपडेट करवा देता है। 4 से 5 लाख रुपए का भी इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेता है। तो प्रमाण पत्र जिससे 90% उसको लोन मिल जाता है, क्योंकि 2 से 4 लाख का अगर उसका इनकम सर्टिफिकेट है उसके आधार पर उसको लोन मिल जाता है। और गवर्नमेंट के लाभ लेने के लिए कम वाला भी बनवाते हैं। तो एक साल में एक ही बार अपडेट होगा इनकम सर्टिफिकेट, और उसमें भी ध्यान देना है, यहाँ पे बताया गया है कि सील वगैरह है, और साथ ही 4 पेज वाला ही इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, और उसमें नोटरी कंपलसरी है, उत्तरदायी व्यक्ति को साइन भी होंगे। वो सारी चीजें आपको प्रॉपर बना के अपलोड करना है। 4 पेज वाला, 1 पेज वाला भी यहाँ पे वैलिड नहीं है, और साल में एक ही बार अपलोड करना है। बढ़ते आगे 10वें पॉइंट के ऊपर, तो बैंक डिटेल अपडेट करने के लिए इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि जन आधार में जो नाम स्पेलिंग है वही सेम होनी चाहिए आपके बैंक के अंदर। उसके बिना जो है फिर आगे वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाएगा तो समस्या हो सकती है, और वही चीज यहाँ पे
बताई गई है। वैसे आपको जानकारी होगी कि बैंक खाता वेरीफाई राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के द्वारा सॉफ्टवेयर वेरीफाई प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, खाली ई-केवाईसी करके ऑटोमेटिक बैंक का डेटा भी आ जाएगा, तो वो भी अच्छी बात हो जाएगी। तो फिलहाल जो है आपको नाम वगैरह सब कुछ सही देख के उसको अपडेट करना है, और उसका IFSC कोड होना कंपलसरी है। बढ़ते आगे 11 नंबर लास्ट पॉइंट के ऊपर, तो हेड ऑफ फैमिली ट्रांसफर। तो हेड ऑफ फैमिली ट्रांसफर, मुखिया को भी ट्रांसफर करना पड़ता है कई बार। जैसे मान लीजिए कोई परिवार है, उसके अंदर सबसे बड़ी बेटी वही मुखिया है, और फिर उसकी शादी हो जाती है, तो उसको किसी और फैमिली में जाकर वहां भी मुखिया बना है, तो मुखिया को ट्रांसफर किया जाता है। पूरा इसको पढ़ के समझते हैं एक बार। तो इसके अंदर आपको ध्यान देना है कि अगर माता के निधन के बाद अथवा अन्य कारण से महिला पियर में मुखिया और उसके ई-केवाईसी हो रखी है, तथा शादी हो जाने के कारण ससुराल में बिना आधार की जुड़ी हुई है, तो सबसे पहले उसके पेयर से ई-केवाईसी हटवानी पड़ेगी। पेयर में जो उसका नाम है वहां से ई-केवाईसी को रिमूव कराना पड़ेगा। उसके लिए आपको संबंधित विभाग में संपर्क करना पड़ेगा। DOT प्रोग्राम से आप संपर्क कर सकते हैं, DSO ऑफिस में भी आप संपर्क कर सकते हैं। और इसके बाद में ससुराल में ई-केवाईसी करवानी पड़ेगी, और पहले पेयर से हटवाना है, फिर ससुराल में ई-केवाईसी करवानी है, क्योंकि नाम तो ट्रांसफर हो जाता है लेकिन उसकी ई-केवाईसी होने की वजह से वो पेंडिंग ही रहता है। तो उसके बाद में जो है बिना आधार वाले नाम को कलेक्टर साहब की कार्ड ID से डिलीट करवाना होता है। तो कलेक्टर साहब की ID से, फिर जिसमें आधार नंबर लिंक नहीं उसको डिलीट करवा दो पियर पक्ष वाले को। और यहाँ पर ये भी ध्यान देना आपको कि HOF ट्रांसफर करते समय उस कार्ड के अंदर कोई और सदस्य हेड ऑफ फैमिली बनने योग्य हो। जब ट्रांसफर हो जाएगा तो उस जो पियर पक्ष वाला है उसके अंदर जो है कोई कोई व्यक्ति होना चाहिए जो मुखिया बन सके, और उसका जो भी बैंक अकाउंट है ई-केवाईसी वगैरह सारी कंप्लीट होनी चाहिए, वो सेम नियम है तो लागू रहेगा। तो कुछ इस तरह से चीजें रहेगी ताकि किसी भी समस्या नहीं, इन चीजों को ध्यान देना है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बना, लेकिन आपको जन आधार कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी सवाल सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमने पूरी कोशिश की है डिटेल में जानकारी देने की, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इमित संचालक के लिए ऐसी बहुत सारी जानकारी लेकर आते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करो, ताकि हम जो 1 लाख की फैमिली की जर्नी उसके ऊपर हम पहुंच सके। तो बस दोस्तों आज वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।